Hello everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss chapter number 6 of class 12th biology, that is evolution. Okay, so in the previous video we have discussed till divergent and convergent evolution. Okay, so now we will start from evolution by natural selection. देखिए इंडस्ट्रियल मैलानिज्म ये एक केस है नेचुरल सिलेक्शन का। वो मतलब कहाँ पर देखा गया था, ये इंग्लैंड में देखा गया था 1850 में। दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ peppered moth Biston batularia. This is the name of moth Biston batularia. This moth had two forms, grey color and black color. Okay, in the early part of the 19th century के starting वाले period में, before industrialization, only the grey colored forms of moths were present. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है, तब ग्रे कलर के मोथ्स पाए जाते थे। द डार्क फॉर्म वर रेयर। उस टाइम पर डार्क कलर के मोथ्स बहुत ही कम होते थे, बहुत ही रेयर होते थे। ग्रे कलर्ड मोथ्स वर सीन ऑन द ट्री ट्रंक्स कवर्ड विद लाइकेन एंड सो दे वर एबल टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो लाइकेन थी ट्री ट्रंक पर। लाइकेन केवल वहीं पर प्रेजेंट होती है जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं लाइकेन को। ओके, सो जब लाइकेन प्रेजेंट ट्री ट्रंक पर तो लाइट कलर की होती है लाइकेन, तो लाइट कलर के मोथ्स पाए जाते थे ताकि अपने आप को वो उसमें हाइड कर सकें। ठीक है, सो डार्क कलर के मोथ्स इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले नहीं थे। सो दे वर एबल टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज से अपने आप को छुपाने के लिए। अब जब 1920s के बाद का टाइम स्टार्ट हुआ, मतलब लेटर ऑन इन 1920s, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तब इंडस्ट्रीज काफ़ी सारी डेवलप हो गई थी। सो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, लाइकेन तो किल्ड हो गई थी एंड ट्री ट्रंक डार्क कलर का हो गया था ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल सूट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्मोक वगैरह वो सब डिपोजिट हो गया था ट्री ट्रंक पर, अब वो डार्क कलर का हो गया था। तो क्या हुआ, बर्ड्स नाउ वर एबल टू स्पॉट दीज मोथ्स एंड फीड अपॉन दैम। तो लाइट कलर के जो मोथ्स थे वो डार्क कलर की बैकग्राउंड पे इजीली पहचाने जाते थे, तो बर्ड्स उनको पकड़ के खा लेती थी। ठीक है, सो द ग्रे कलर्ड मोथ्स वर ईटन बाय द बर्ड्स एंड द डार्क कलर्ड मोथ एस्केप फ्रॉम द बर्ड। तो डार्क कलर के जो मोथ्स थे वो एस्केप हो जाते थे बर्ड से। देन नाउ द कोल इज replaced by the industries and oil and electricity is used. अब क्या हुआ, कोल की जगह पर ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी यूज होने लगी इंडस्ट्रीज में। दिस हैज रिड्यूस्ड द सूट प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली लास्ट डिपोजिशन ऑफ सूट ऑन द ट्री ट्रंक। ठीक है, दीज ट्री ट्रंक हैव नाउ अगेन बिकम ग्रे इन कलर। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज में सूट तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा वेस्ट मटेरियल के रूप में, ठीक है, तो ट्री ट्रंक फिर से कैसे हो गए, लाइट कलर के हो गए, तो ग्रे कलर के हो गए। मतलब Consequently, grey colored moths have again increase in number. तो जब ट्री ट्रंक ग्रे कलर का हुआ तो मोथ्स के नंबर भी ग्रे कलर वाले इंक्रीज हो गए। ठीक, दिस एग्जाम्पल क्लियरली ब्रिंग्स आउट द एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इससे हमें नेचुरल सिलेक्शन का क्लियर व्यू पता लग रहा है। ठीक है, एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, रेजिस्टेंस टू मॉस्किटोज टू पेस्टिसाइड्स, व्हेन डीडीटी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल मॉस्किटोज इट वाज ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल। देखिए, जब स्टार्टिंग में हमने डीडीटी डालना स्टार्ट किया था मॉस्किटोज को किल करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। मोस्ट ऑफ द मॉस्किटोज वर सेंसिटिव टू डीडीटी एंड वर देयरफॉर किल्ड। बहुत सारे मॉस्किटोज जो थे वो सेंसिटिव थे डीडीटी के लिए और वो किल्ड हो गए थे। इन दैट पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज फ्यू मॉस्किटोज बिकम रेसिस्टेंट टू डीडीटी एंड सर्वाइव्ड। उस मॉस्किटोज की पॉपुलेशन में से कुछ मॉस्किटोज ऐसे हो गए थे जो उस डीडीटी के लिए रेसिस्टेंट हो गए थे, मतलब उनका अब उस पर कोई असर नहीं है। ठीक है, डीडीटी कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा उन मॉस्किटोज पर, अब वो सर्वाइव्ड है। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उन वाले मॉस्किटोज के नंबर इंक्रीज हो गए एंड नाउ ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज बिकम रेसिस्टेंट टू डीडीटी। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जो टोटल पॉपुलेशन थी मॉस्किटोज की वो रेसिस्टेंट हो गई डीडीटी से। ठीक है, नाउ फॉसिल, फॉसिल क्या होता है, सो फॉसिल है रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन रॉक्स। ये जो भी हमने अभी पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन है।
ठीक है। डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट करती हैं जियोलॉजिकल पीरियड को, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस को। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, है ना। ओके, सो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट अर्नस्ट हैकेल ने बताया। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस के बेस पर हमने पढ़ा था। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस होते हैं और उसमें कॉमन एंसेस्ट्री प्रेजेंट है। ओके, now in the same line of argument, similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms give clues to common ancestry. देखिए, प्रोटीन और जीन्स सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में, इससे भी हमें कॉमन एंसेस्ट्री का पता लगता है। ये जो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज हैं पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। चाहे प्रोटीन ह्यूमन बींग्स का हो या कोई एनिमल का हो, वो प्रोटीन जो ह्यूमन बींग्स में फंक्शन कर रहे हैं वही वो सेम जीन और सेम प्रोटीन मतलब सेम फंक्शन कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में भी या किसी और एनिमल में भी। Now, man has breed selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport, or security. Man has domesticated many wild animals and crops. The intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, example dogs, but still are of the same group. It is argued that if within hundreds of years man could create new breeds, could not nature have done the same over millions of years? देखिए, आजकल क्या हो रहा है, न्यू ब्रीड्स को, डिज़ायर्ड ब्रीड्स को सेलेक्ट करके डिज़ायर्ड पेरेंट्स को सेलेक्ट करके न्यू ब्रीड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं लोग, है ना। एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में यही तो हो रहा है। तो ये काम जो कि मतलब मैन इतने कम ईयर्स में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में मैन तो कर पा रहे हैं, पर नेचर ने ये काम करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा दिए। नेचर ने भी तो इसी तरीके से कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स हुए थे नेचर में, और अपने आप से इवोल्यूशन होते 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 हम ह्यूमन बींग्स बन गए हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए, जो मोथ्स के बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सो दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ओके। इन अ कलेक्शन ऑफ मोथ्स मेड इन 1850s, देखिए 1850 में जो मोथ्स को कलेक्ट किया गया उसमें क्या पाया गया कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, it was observed that there were more white-winged moth on trees than dark-winged or melanized moth. मतलब कि ट्रीज पर वाइट विंग्ड मोथ ज़्यादा पाए गए थे और डार्क विंग्ड मतलब मेलानाइज्ड मोथ बहुत ही कम पाए गए थे, क्योंकि उन ट्रीज पर क्या था कि लाइकेन डिपॉजिट थी, है ना। However, in the collection carried out from the same area after industrialization, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, मतलब 1920 की अगर हम बात करें, तो तब क्या हुआ, देयर वर मोर डार्क विंग्ड मोथ। उस टाइम पर डार्क विंग्ड मोथ ज़्यादा थे, डार्क कलर के मोथ थे, ठीक है, इन द सेम एरिया। दैट इज द प्रोपोर्शन वॉज रिवर्स, मीन्स की प्रोपोर्शन चेंज हो गई 1920 में। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वॉज दैट प्रीडेटर्स विल स्पॉट अ मोथ अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड। प्रीडेटर्स जो थे वो स्पॉट कर लेते थे मोथ को, अगर बैकग्राउंड कंट्रास्टिंग है, मतलब कि अगर वाइट विंग्ड मोथ है तो बैकग्राउंड उसके लिए वाइट ही होना चाहिए, और ब्लैक विंग्ड मोथ है तो बैकग्राउंड उसके लिए ब्लैक ही चाहिए, है ना। बैकग्राउंड मीन्स कि ट्री का ट्रंक जिस पर वो मोथ प्रेजेंट है। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद का जो पीरियड था, सो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में द ट्री ट्रंक बिकेम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक और सूट्स। इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से, इंडस्ट्रियल सूट की वजह से पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में ट्री ट्रंक कैसा हो गया, डार्क हो गया। अंडर दिस कंडीशन द वाइट विंग्ड मोथ डिड नॉट सर्वाइव। इस कंडीशन में वाइट कलर के जो मोथ्स थे वो सर्वाइव ही नहीं हो पाए। ड्यू टू प्रीडेटर्स डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड मोथ सर्वाइव। प्रीडेटर्स की वजह से वाइट विंग मोथ्स तो किल हो गए थे उस टाइम पर, फिर डार्क कलर का बैकग्राउंड उनको मिला तो वाइट कलर के थे वो मोथ, है ना। तो डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड मोथ जो थे वो सर्वाइव कर गए थे। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड लाइकेन कवर्ड द ट्रीज। थिक ग्रोथ थी वाइट कलर के लाइकेन की जिसने ट्रीज को कवर कर रखा था।
तो उस बैकग्राउंड में वाइट विंग्ड मोथ सर्वाइव करें, बट द डार्क कलर्ड मोथ वर पिक्ड आउट बाय द प्रेडेटर। डू यू नो that lichen can be used as industrial pollution indicator? lichen को industrial pollution indicator की तरह यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स दे विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पॉल्यूटेड। पॉल्यूशन वाली जगह पर lichen एब्सेंट होती है बिल्कुल। Hence moths that were able to camouflage themselves, camouflage means hide in the background, तो जिन्होंने अपने आप को camouflage कर लिया, अपने आप को बैकग्राउंड में छुपा लिया था, वो तो सर्वाइव कर गए थे। This understanding is supported by the fact that in the areas where industrialization did not occur, तो ऐसे एरियाज जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, एग्जाम्पल इन रूरल एरियाज, द काउंट ऑफ मेलानिक मोथ्स वॉज लो। रूरल एरियाज में मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में जो काउंट था मेलानिक मोथ का वो बहुत ही कम था। दिस शोड दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडेप्ट, तो मिक्स पॉपुलेशन में जो अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं वो तो सर्वाइव हो जाते हैं एंड इंक्रीज कर लेते हैं अपनी पॉपुलेशन साइज को, ठीक है। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता। देखिए ये फिगर है जो शो कर रही है वाइट विंग्ड मोथ एंड डार्क विंग्ड मोथ। डार्क विंग्ड मोथ को मेलानाइज्ड मोथ बोलते हैं, ठीक है। ऑन अ ट्री ट्रंक, ये तो अनपॉल्यूटेड एरिया की बात चल रही है। यहाँ पर देखिए पॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर जो ट्री का ट्रंक है वो लाइट कलर का है, लाइकेन डिपॉजिट है वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए वाइट विंग्ड मोथ यहाँ पर इजीली रह पा रही है, और डार्क विंग्ड को क्या होगा, जो प्रेडेटर्स होंगे वो क्या कर लेंगे, इसको कैच करके पकड़ के वो खा जाएंगे, है ना। अब पॉल्यूटेड एरिया में क्या होगा, पॉल्यूटेड एरिया में ये ब्लैक कलर का जो मोथ होगा, डार्क कलर का जो मोथ होगा वो इजीली रह पाएगा, और जो वाइट कलर का होगा वो इजीली नहीं रह पाएगा, उसको प्रेडेटर्स पकड़ के खा जाएंगे। Similarly, excess use of herbicides, pesticides, etc. has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale. देखिए क्या होता है, जब हम ज़्यादा herbicides, pesticides डालते हैं तो कुछ varieties of जो पेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये कई सारे पेस्ट हैं, ठीक है। हर्बिसाइड्स डालने के बाद ये वाले तो बचे रह गए, ठीक, और ये सारे क्या हो गए, किल हो गए, ठीक। ये इसमें से कुछ बच गए और कुछ बाकी के सारे किल हो गए, केवल ये रह गए। तो इन्होंने क्या करा, अपने पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर लिया, मतलब कि इन्होंने रिप्रोडक्शन किया और ये और ज़्यादा हो गए अब, ठीक। तो क्योंकि इनके ऊपर तो कोई इफेक्ट हुआ नहीं था, ये वाले जो थे इनके ऊपर उस पेस्टिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, तो जो इनके ये वाले प्रोजेनी हैं इनके ऊपर भी पेस्टिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो अब इनके अंदर रेसिस्टेंसी आ गई है, ये रेसिस्टेंट हो गए हैं, तो रेसिस्टेंट वेराइटीज़ का सिलेक्शन हो जाता है मच लेसर टाइम स्केल में। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और सेल। ये उन माइक्रोब्स के साथ भी होता है जिनके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं हम, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। देखिए, hence resistant organism cells are appearing in a time scale of months or years and not centuries. तो जो रेसिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ टाइम जो है बहुत कम लगता है, मतलब मंथ्स और ईयर्स का टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि 100 सेंचुरी लग गई है, और सेंचुरीज का टाइम नहीं लगता, मतलब 100 ईयर्स का टाइम नहीं लगेगा उनको। These are example of evolution by anthropogenic action. Anthropogenic action का anthropogenic means ऐसे एक्शन जो मैन इंड्यूस्ड होते हैं उनको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं। मींस मैन ने जिनको इंड्यूस किया है, ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन जो होते हैं वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस होते हैं। तो ये रेसिस्टेंसी किसकी वजह से आई है, ह्यूमंस की वजह से ही तो आई है ना। तो ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से होने वाले इवोल्यूशन का एग्जाम्पल्स हैं ये। This also tells us that evolution is not a directed process in the sense of determinism. Evolution जो है वो एक डायरेक्टेड प्रोसेस डिटर्मिनिज्म के सेंस में नहीं है। मीन्स कि ये हमें पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इट इज़ अ स्टोकास्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस, ये चांस डिस्कवरी होती है।
ओके, क्या होता है इसमें? चांस है। वेयर इट इज, देखिए, it is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in the organism. ये नेचर में चांस इवेंट, कोई चांस बाय चांस कोई घटना घटी तो ऐसा हो गया, एवोल्यूशन हो गया, या कोई म्यूटेशन हो गया है बाय चांस तो उससे ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन हो गया। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है सडन जेनेटिक चेंज। Now, what is adaptive radiation? We will discuss this in next video. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Okay, thank you so much.